गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। छात्रों, पिछली क्लास में हम डिमांड और सप्लाई का एडजस्टमेंट कर रहे थे, जिसमें मांग और पूर्ति के द्वारा बाजार की संतुलन को आपको समझाया गया था और बताया गया था कि जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं वहां बाजार में संतुलन होता है। साथ में यह जो संतुलन प्राप्त किया जाता है ये कुछ समय के लिए संतुलित रहता है। उसके बाद मांग को प्रभावित करने वाले कारक और पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक का जब दबाव इन घटकों पर पड़ता है तो ये संतुलन विचलित हो जाता है। तो उसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हुए कल मैंने पहला बिंदु आपको बताया था कि जब पूर्ति स्थिर रहे और मांग में बदलाव हो तो संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव होंगे या किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। तो उसमें मैंने दो प्रकार से मांग को परिवर्तित किया था। एक बार पूर्ति के स्थिर रहने पर मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है। इसका मतलब पूर्ति स्थिर है, मांग बढ़ जाती है तो उसका सीधा प्रभाव कीमत पर बढ़ने का पड़ता है। और उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि जब मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है या नीचे की ओर विवर्तित होता है और पूर्ति स्थिर रहती है तो कीमत घट जाती है। आज हम दूसरा जो हमारा बिंदु है कि जब मांग मात्रा स्थिर रहे तथा पूर्ति मात्रा में परिवर्तन हो। अब यहाँ मांग वक्र को कांस्टेंट करना है और पूर्ति को आपको परिवर्तित करना है। तो पूर्ति भी इसमें दो प्रकार से परिवर्तित होगी, या तो पूर्ति वक्र अपवर्ड साइड शिफ्टिंग होगा या डाउनवर्ड साइड शिफ्टिंग होगा, या यूँ भी कह सकते हैं कि पूर्ति वक्र का दाईं ओर विवर्तन हो सकता है या पूर्ति वक्र का बाईं ओर विवर्तन हो सकता है। जब पूर्ति वक्र का दाईं ओर विवर्तन होगा तो इसका मतलब है कि पूर्ति मात्रा बढ़ जाएगी। तो स्थिर मांग पर जब पूर्ति मात्रा बढ़ती है तो पदार्थ की कीमत घट जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें पूर्ति वक्र आगे की ओर जाएगा, डिमांड कांस्टेंट है तो जो नया संतुलन है वो खिसक कर नीचे आ जाएगा, जिससे कीमत घट जाएगी। साथ में यदि पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है या पीछे की ओर शिफ्ट होता है, जिससे पूर्ति मात्रा कम हो जाएगी। और स्थिर मांग पर यदि पूर्ति मात्रा कम होती है तो पदार्थ की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। तो छात्रों, यहाँ दो बातें मुख्य निकल कर आ रही हैं कि जब मांग स्थिर रहे और पूर्ति वक्र आगे की ओर परिवर्तित हो जाए या दाईं ओर परिवर्तित हो जाए तो कीमत घट जाती है, और पूर्ति वक्र बाईं ओर या पीछे की ओर शिफ्ट हो जाए तो कीमत बढ़ जाती है। तो आप स्लाइड में देखिएगा, स्लाइड में लिखा हुआ है जब किसी पदार्थ की पूर्ति बढ़ती है तो पूर्ति वक्र का दाईं ओर विवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमत घट जाती है। जब किसी पदार्थ की पूर्ति घटती है तब पूर्ति वक्र का विवर्तन बाईं ओर होगा, जिससे पदार्थ की कीमत बढ़ जाती है। तो छात्रों, यहाँ स्थिर मांग पर दो प्रकार का हम प्रभाव देख रहे हैं पूर्ति का, आगे की ओर शिफ्ट होना, पीछे की ओर शिफ्ट होना। तो आगे की ओर जब पूर्ति वक्र शिफ्ट होगा तो कीमत घटेगी, या पूर्ति बढ़ने पर कीमत घटती है, और पूर्ति घटने पर कीमत बढ़ती है। लेकिन यहाँ कंडीशन जो लगाई गई है वो लगाई है मांग मात्रा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। अब रेखा चित्र को देखिएगा। इस रेखा चित्र में जो इस बातें आपको बताई गई हैं इसको समझाया गया है। डी जो है ये प्रारंभिक मांग वक्र है और एस जो है ये प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। ओ वाई एक्स पर कीमत को लिया गया है, ओ एक्स एक्स पर मात्रा को लिया गया है। छात्रों, डी वक्र जो है एस वक्र को ई बिंदु पर काटता है, जहां बाजार का प्रारंभिक संतुलन होता है, जिसमें साम्य कीमत ओपी होती है और साम्य मात्रा ओ की होती है। ये तो इनिशियल स्थिति हो गई, प्रारंभिक स्थिति हो गई। अब इसमें हम चेंज की बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो डिमांड कर्व है डी इसको तो आपको कांस्टेंट करना है, इसको तो स्थिर रखना है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब हमें जो परिवर्तन करना है वो पूर्ति में करना है। तो पूर्ति का जो परिवर्तन होगा वो दो प्रकार से हो रहा है यहाँ पर। एक बार तो पूर्ति वक्र एस से दाईं ओर शिफ्ट होकर S1 होगा। दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है, रेखा चित्र में देखिएगा आप, एस से दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है S1 जो डी वक्र को E1 बिंदु पर काटता है, क्योंकि डी तो कांस्टेंट है यहाँ पर। तो डी वक्र को E1 बिंदु पर काटता है, इसलिए अब बाजार में जो नया संतुलन है
वो E1 बिंदु पर हो रहा है। E1 बिंदु पर कीमत घटकर OP1 हो गई है और मात्रा बढ़कर OQ1 हो गई है। अब यहाँ दो प्रकार का प्रभाव हमने देखा है कि जब पूर्ति वक्र आगे की ओर जा रहा है तो उससे कीमत क्या हो गई है, जो साम्य कीमत OP थी वो घटकर क्या हो गई है, OP1 हो गई है। इसी प्रकार पूर्ति वक्र बैकवर्ड साइड शिफ्टिंग भी हो सकता है, पूर्ति में कमी भी आ सकती है, जिससे पूर्ति वक्र S2 S से S2 हो जाता है, जिससे नया संतुलन जो है E2 बिंदु पर होगा। अब E2 बिंदु पर जो संतुलन हो रहा है उसमें साम्य कीमत की जो स्थिति बन रही है वो OP2 बन रही है और मात्रा की जो स्थिति बन रही है वो OQ2 बन रही है। तो पूर्ति वक्र के बाईं ओर शिफ्ट होने से कीमत बढ़ गई है, OP2 हो गई है, और पूर्ति वक्र के दाईं ओर शिफ्ट होने से कीमत घट गई है, OP1 हो गई है। तो छात्रों, इस डायग्राम के माध्यम से अभी आप अपनी इस घटना को स्पष्ट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, हम बात करें तो यहाँ इसी डायग्राम को, ये डायग्राम का जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, इसी का ही विश्लेषण किया गया है स्लाइड में। तो इसमें दो प्रकार के परिवर्तनों को लिया गया है। पहला परिवर्तन तो मैंने आपको बताया पूर्ति मात्रा में वृद्धि होने पर। जब पूर्ति मात्रा में वृद्धि होगी तो पूर्ति वक्र SS से S1 होगा, नया साम्य E1 बिंदु पर होगा, नई साम्य कीमत OP1 होगी मतलब घट जाएगी, नई साम्य मात्रा OQ1 हो जाएगी मतलब बढ़ जाएगी। तो इसी बात को यहाँ बताया गया है कि यदि पूर्ति में वृद्धि होती है तो उसका क्या प्रभाव आएगा डायग्राम के हिसाब से। तो S1 तो विवर्तित पूर्ति वक्र हो जाएगा, मतलब परिवर्तित पूर्ति वक्र हो जाएगा। OQ1 जो है ये परिवर्तित साम्य मात्रा हो जाएगी जो बढ़ रही है। OP1 जो है ये परिवर्तित साम्य कीमत हो जाएगी जो घट रही है। और E1 जो है ये परिवर्तित साम्य बिंदु हो जाएगा, जो नया संतुलन का बिंदु जो पहले E था वो अब दूसरा बिंदु हो गया E1। दूसरी घटना इसमें दी गई है जब पूर्ति मात्रा में कमी होने पर। कमी होने का मतलब है कि पूर्ति वक्र पीछे की ओर आएगा, बैकवर्ड साइड शिफ्टिंग होगा, जैसा कि चित्र में आपको बताया गया था। अब जब पूर्ति वक्र पीछे की ओर शिफ्ट होगा तो इसमें क्या घटनाएं हो सकती हैं, इसमें जो घटनाएं होंगी वो होंगी S2 जो है ये बदला हुआ पूर्ति वक्र होगा, परिवर्तित पूर्ति वक्र होगा। और OP2 जो है ये परिवर्तित साम्य कीमत होगी, जो पहले OP थी वो बढ़कर क्या हो जाएगी, OP2 हो जाएगी। साथ में जो मांग मात्रा है उसमें कमी आ जाएगी, OQ से मांग मात्रा घटकर OQ2 हो जाएगी। और जो साम्य का बिंदु है, परिवर्तित साम्य बिंदु है, वो भी E2 हो जाएगा। तो छात्रों, यहाँ इस स्लाइड में केवल जो डायग्राम हमने पिछली स्लाइड में किया है उसको दो तरीके से समझाया गया है। एक बार पूर्ति बढ़ रहा है जिससे पूर्ति वक्र SS से बढ़कर S1 हो रहा है, उससे डायग्राम में क्या बदलाव आ रहे हैं उनको लिखा गया है। और जब पूर्ति घटती है तो पूर्ति वक्र S2 हो जाता है, जिससे डायग्राम में क्या क्या परिवर्तन आते हैं उनको यहाँ बताया गया है। तो ये आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप जैसे कि मैंने स्लाइड में लिखा है, आप अपने हिसाब से पैरा बनाकर भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा परिवर्तन है, अभी तो हमने पहला और दूसरा जो परिवर्तन किया है उसमें दो कंडीशन लिए हैं। पहले वाले कंडीशन में पूर्ति मात्रा को स्थिर रखा है, मांग के परिवर्तन का प्रभाव आपको बताया। दूसरे वाले बिंदु में हमने मांग को स्थिर रखा है और पूर्ति मात्रा के परिवर्तन के प्रभाव को रेखा चित्र के माध्यम से आपको बताया है। अब तीसरा जो बिंदु है उसमें यह भी हो सकता है कि मांग व पूर्ति में एक साथ परिवर्तन हो, मतलब अब दोनों भी एक साथ बदल सकते हैं, पूर्ति भी बदल सकती है और मांग भी बदल सकता है। तो इस घटना को भी हम रेखा चित्र के माध्यम से देखेंगे और ये घटना हम तीन प्रकार से पढ़ेंगे। तीन प्रकार का मतलब यहाँ ये है कि या तो पूर्ति में ज़्यादा परिवर्तन हो जाए, मांग में कम परिवर्तन हो, ठीक है, या फिर मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो जाए, पूर्ति में कम परिवर्तन हो, या फिर दोनों में समानुपातिक परिवर्तन हो। तो इस प्रकार के जो चेंज आएंगे इनसे मांग मात्रा और कीमत पर क्या प्रभाव होगा, इसको हम यहाँ देखेंगे। तो मांग पूर्ति का एक साथ जो परिवर्तन है वो बाजार की दशा को, जो पूर्व निर्धारित जो दशा होती है उसको पूर्ण रूप से बदल देता है। जब किसी वस्तु की मांग व पूर्ति में एक साथ परिवर्तन होता है तब कीमत व मात्रा पर अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो उन प्रभावों का अध्ययन हम
करेंगे जिसमें 3 घटनाएं घटेंगी। मैंने जो आपसे चर्चा की अभी, कि एक बार हो सकता है कि डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम परिवर्तित हो, या सप्लाई ज़्यादा परिवर्तित हो, डिमांड कम परिवर्तित हो, या दोनों समानुपातिक परिवर्तित हो। तो पहला जो इसमें बिंदु है हमारा एक साथ परिवर्तन का, वो है मांग व पूर्ति में समानुपातिक परिवर्तन। समानुपातिक परिवर्तन का मतलब है कि जिस अनुपात में मांग बढ़ाई जा रही है उसी अनुपात में पूर्ति भी बढ़ाई जा रही है, या जिस अनुपात में मांग घटाई जा रही है उसी अनुपात में पूर्ति भी घटाई जा रही है। ठीक है, या यूं भी हो सकता है जिस अनुपात में पूर्ति बढ़ रहा है उस अनुपात में मांग घट रहा है। तो जो भी घटना है उसको हम समानुपातिक कहेंगे, जो जिसमें दोनों प्रकार का जो परिवर्तन है वो समान रूप से रहेगा। जब मांग मात्रा व पूर्ति मात्रा में एक ही अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि दोनों में एक ही अनुपात में परिवर्तन हो रहा है तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि मांग के परिवर्तन के जो प्रभाव हैं उनको पूर्ति के परिवर्तन के प्रभाव ने दबा दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब समानुपातिक परिवर्तन होगा तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब रेखा चित्र में आप देखिएगा, इसमें पहले हम प्रारंभिक स्थिति की बात कर लेते हैं। प्रारंभिक स्थिति में जो डी है, डी जो है वो आपका प्रारंभिक मांग वक्र है। ठीक है, और जो एस है ये प्रारंभिक पूर्ति वक्र है, और दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, जिससे साम्य कीमत OP और साम्य मात्रा OQ निर्धारित होती है। अब देखिए छात्रों, अब चेंज आ रहा है इसमें कि यदि डिमांड जो है वो D से बढ़कर D1 हो जाती है, या D1 हो जाती है, और उसी अनुपात में जितना डिमांड बढ़ा है D से D1 जो दूरी चित्र में बताई गई है, उसी अनुपात में यदि पूर्ति भी बढ़ जाए, S से बढ़कर S1 हो जाए, तो अब नया जो संतुलन आएगा कि D1 वक्र जो है वो S1 वक्र को E1 बिंदु पर काट रहा है। अब इस स्थिति को आप देखिएगा, इस स्थिति में कीमत में कोई बदलाव नहीं आया है। जो कीमत पहले OP थी और जो साम्य बिंदु हमारा E था, अब उसी स्थिति में कीमत निर्धारित हो रही है। इसका मतलब मांग और पूर्ति दशाओं में बदलाव होने के बाद भी कीमत OP ही है, केवल मांग मात्रा में बदलाव आ रहा है जो OQ से बढ़कर OQ1 हो जाता है। तो छात्रों, समानुपातिक जब परिवर्तन होगा मांग और पूर्ति का, तो याद रखने की बात यह है कि यहाँ किसी प्रकार का कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आता है और मांग मात्रा उस अनुपात में बढ़ जाती है। आगे देखिएगा, दूसरा जो है जब मांग मात्रा में पूर्ति की तुलना में अधिक परिवर्तन हो, मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है और पूर्ति में कम चेंज आ रहा है। छात्रों, जब बाजार में मांग ज़्यादा आती है किसी पदार्थ की और उस अनुपात में हम पूर्ति नहीं दे पाते हैं, तो निश्चित तौर पर कीमत बढ़ती है। अकस्मात मांग ज़्यादा आ जाए किसी पदार्थ की और चूँकि पूर्ति को हम अकस्मात नहीं दे सकते या आकस्मिक नहीं दे सकते या अल्पकाल में पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते हम, तो ऐसी स्थिति में फिर प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है या प्राइस में बहुत अधिक उछाल आ जाता है। तो मांग मात्रा का परिवर्तन पूर्ति में होने वाले परिवर्तन से अधिक होता है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। अब रेखा चित्र को आप देखिएगा, रेखा चित्र में यहाँ y अक्ष पर P निर्धारित किया है, कीमत निर्धारित किया है, x अक्ष पर मांग मात्रा निर्धारित किया है। अब इसमें प्रारंभिक जो स्थिति बन रही है वो बन रही है डी जो है वो SS वक्र को E बिंदु पर काट रहा है, जिससे साम्य कीमत OP हो रही है और साम्य मात्रा OQ हो रहा है। अब चेंज आ रहा है इसमें, चेंज में देखिए अब जो डिमांड है वो तो चेंज हो रही है D से D1, तो D से D1 की दूरी को देखिएगा आप कितनी ज़्यादा है, और उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें S से S1 की जो दूरी है वो कम है। मतलब पूर्ति में जो बदलाव आ रहा है वो थोड़ा सा है और मांग में जो बदलाव आ रहा है बहुत अधिक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिमांड जो है वो पूर्ति की तुलना में लगभग 2 से 3 गुना अधिक बढ़ रही है। ठीक है, एक वस्तु उत्पादित की जा रही है, 3 वस्तु मांगने वाले लोग आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मांग का जो अनुपात है वो ज़्यादा है और पूर्ति का अनुपात कम है। अब जब ये बदलाव देखा जाता है तो नया संतुलन, या यूँ कह सकते हैं कि जो नया मांग वक्र है डी, वो नए पूर्ति वक्र S1 को E1 बिंदु पर काटता है। अब E1 की दशा में देखिएगा आप, साम्य कीमत जो है वो बढ़कर OP1 हो जाती है और साम्य मात्रा OQ1 हो जाता है।
तो छात्रों ध्यान रखने की बात यहाँ ये है कि जब मांग मात्रा में जो बदलाव है या परिवर्तन है वो पूर्ति की तुलना में ज़्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में प्राइस जो है या कीमत जो है ये बढ़ जाती है। इसके अलावा अगला जो बिंदु है कि जब पूर्ति का परिवर्तन मांग की तुलना में अधिक हो, मतलब सप्लाई जो है वो मांग की तुलना में ज़्यादा चेंज होती है, तो ऐसी स्थिति में सप्लाई वक्र का जो अनुपात है वो ज़्यादा हो जाएगा और डिमांड वक्र का अनुपात जो है वो कम हो जाएगा, तो प्राइस घटने लग जाएगी। जब पूर्ति ज़्यादा बढ़ रही है बाजार में और मांगने वाले लोग कम है तो प्राइस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यदि पूर्ति का परिवर्तन मांग की तुलना में अधिक होता है तो कीमत घट जाती है। इसको आप रेखाचित्र के माध्यम से देखिएगा। डी प्रारंभिक मांग वक्र है, एस प्रारंभिक पूर्ति वक्र है, दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं। ये संतुलन का जो बिंदु है वो ई है, जहां साम्य कीमत ओपी बन रही है और साम्य मात्रा ओ क्यू बन रहा है। अब आप छात्रों देखिएगा यहाँ पर कि डी से बढ़कर D1 ये मांग हो जाता है और पूर्ति जो का जो चेंज है वो E से बढ़कर S से बढ़कर S1 हो जाता है। अब इसकी दूरी को यदि हम देखते हैं तो मांग जिस अनुपात में हमने बढ़ाया है उससे लगभग 2 से 3 गुना अधिक पूर्ति बढ़ रहा है। पूर्ति की जो दूरी है, जो अंतर हमने रखा है वो लगभग 2 से 3 गुना है डिमांड की तुलना में। इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा बढ़ रहा है और डिमांड कम बढ़ रहा है। अब जो नया मांग वक्र है D1 ये नए पूर्ति वक्र S1 को E1 बिंदु पर काटता है, तो नया संतुलन हमारा E1 बिंदु पर हो गया। अब जब नया संतुलन E1 बिंदु पर हो गया तो साम्य कीमत OP1 हो गई और साम्य मात्रा OQ1 हो गया। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि जब मांग की तुलना में पूर्ति मात्रा ज़्यादा बढ़ती है तो उसका सीधा प्रभाव संतुलन पर आता है और जिसके कारण कीमत घट जाती है। अब कीमत कितनी घटी यहाँ पर, P से P1 घट गई। जो प्रारंभिक कीमत हमारी OP1 थी वो घटकर OP1 रह गई है। ठीक है। अब इस प्रकार से हम तीनों प्रकार के बदलाव को यहाँ बता सकते हैं और इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखिए छात्रों, पूर्ति और मांग का जो एक साथ शिफ्टिंग है ये बड़ा क्वेश्चन बनता है और इसमें आपसे पूछा भी जा सकता है बड़े क्वेश्चन के तौर पर कि मांग और पूर्ति का एडजस्टमेंट या समायोजन को सचित्र वर्णन कीजिए या दाएं बाएं परिवर्तन को चित्रों के माध्यम से समझाइए या समानुपातिक और अलग अलग अनुपात में परिवर्तन को समझाइए। तो आपको ये विभिन्न प्रकार की घटनाओं को लेते हुए आपको ये चित्र बनाते हुए इनका एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हमारा जो पूर्ति वाला कंसेप्ट है वो छात्रों यहाँ इस वीडियो में कंप्लीट होता है। आगे जो है वो मैं आपसे नए अध्याय के साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इसमें छोटे क्वेश्चन भी हैं इन पे मैं चर्चा कर लेता हूँ आपसे। इसके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है लगभग उन पे हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व पूर्ति को प्रभावित करता है। तो पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको बताए हैं, वस्तु की कीमत, साधन कीमत, फर्म के उद्देश्य, फर्मों की संख्या, आर्थिक वातावरण, तकनीक, ये सब पूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो इनमें से कौन सा तत्व करता है, यदि उनका नाम है तो उसको लिख दीजिएगा। ये पूछता है कौन सा नहीं करता है तो उसका नाम नहीं है तो उसको लिख दीजिएगा। तो इसमें वस्तु की कीमतें, साधनों की कीमतें, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, ये सारे कारक पूर्ति को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के मध्य कैसा संबंध होता है। तो पूर्ति का कंसेप्ट आपको पढ़ा है और प्रारंभ में ये बता दिया गया था कि पूर्ति मात्रा और कीमत के बीच में सीधा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है, जबकि कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। तीसरा क्वेश्चन है, एक सामान्य पूर्ति वक्र का ढाल कैसा होता है। तो सामान्य पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक ढाल होता है। हमने उसको चित्र में कई बार बनाया है और उसमें सीधा हमने रेखा खींची है, तो उसका जो स्लोप होता है धनात्मक ढाल, जो इस बात का सूचक होता है कि जब पदार्थ की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति मात्रा भी बढ़ेगी और पदार्थ की कीमत घटेगी तो पूर्ति मात्रा भी घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक उत्पादक किसी निश्चित समय अवधि में कुल 200 इकाई उत्पादन करता है और यदि 180 इकाई बिक्री हेतु बाजार में उपलब्ध कराता है, 200 तो वो बना रहा है और बाजार को दे रहा है 180, तो बाजार में उसकी पूर्ति कितनी होगी, तो 180 होगी, क्योंकि 20 तो उसका अविकृत स्टॉक है जो खुद के पास रख रहा है वो। तो पूर्ति हमेशा वही मानी जाती है जो बाजार में निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर उपलब्ध कराई जाती है। उत्पादन करने को पूर्ति नहीं माना जाता है। जो बाजार में उपलब्ध कराई जाती है, जिसकी कीमत निश्चित हो, जिसकी समय अवधि निश्चित हो,
तो निश्चित समय अवधि में जो बाजार में उपलब्ध कराई जाती है उसको ही हम पूर्ति कहते हैं। तो यहाँ 180 इकाई बाजार पूर्ति होगी। निम्न में कौन सा कारक पूर्ति वक्र में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें जो विशेष अवसर जो दिए हैं ये पूर्ति परिवर्तन के उत्तरदायी नहीं कहलाएंगे। तो इस प्रकार से छात्रों आप यहाँ इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में कर लें, और कोई किसी तरह का कोई प्रश्न आपको समझ नहीं आता है तो आप हमसे ज़रूर पूछ लें। अब मैं इसके बाद आगे आपसे उत्पत्ति के नियम, पैमाने के प्रतिफल, इस तरह के जो अपना अगला कंसेप्ट है उस पर हम आपसे नए वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज हम आपको इतना ही बताएंगे। धन्यवाद।